अब मैंने आपको बताया था घूर्णन से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। और परिक्रमण क्या होता है पृथ्वी का? पृथ्वी का अपनी कक्षा में यानी निश्चित पथ पर घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाना। तो याद रखिए, जब पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के चक्कर लगाती है तो कितना टाइम लेती है वो? 365 दिन। और आपने देखा 365 दिन में अलग अलग सीज़न से गुजरती है हमारी पृथ्वी। टोटल हमारे यहाँ कितने होते हैं? 4 सीज़न। सबसे पहला क्या होता है हमारा? सर्दी, गर्मी, बसंत, स्प्रिंग, और फिर ऑटम यानी क्या कहते हैं उसे? पतझड़। शरद ऋतु भी बोला जाता है, याद रखिएगा, शरद। तो ये 4 मौसम हमारे क्या होते हैं? 4 सीज़न बनते हैं हमारे। सीज़न बनते हैं किससे? परिक्रमण से। याद रखिएगा, सीज़न यानी कि पृथ्वी पूरे साल 365 दिन में, सिंपल है 365 दिन आप लिख लो, 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर रही है। तो दिन रात के साथ साथ क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे मौसम में भी बदलाव आ रहे हैं। तो कभी हमारे यहाँ सर्दी पड़ जाती है, कभी गर्मी पड़ जाती है, कभी बसंत का महीना आ जाता है, स्प्रिंग, चारों तरफ फूल खिलते हैं, और कभी पतझड़ यानी शरद, जब पेड़ अपने पत्ती गिरा देते हैं। तो ये कैसे होता है? तो अब हम ये समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने लिया है, सबसे पहले हम, आप सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी में है, ऊपर के हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ये तो हमें पता है, इक्वेटर 0 डिग्री था, मैं करा चुकी हूँ। तो जब ऊपर के हिस्से को हम लोग हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जो बड़े कॉन्टिनेंट हैं, सब ज़्यादातर कंट्रीज़, ज़्यादातर देश कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए हम लोग यहाँ से, यहाँ पर जो मौसम होता है, यहाँ पर जो टाइम आता है, जो पहला मौसम है, उसके हिसाब से हम गणना करेंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे ही शुरुआत होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को पहले लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या हैं? ज़्यादातर कंट्रीज़ हमारे उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो याद रखिएगा, हम अगर शुरुआत करते हैं कि 365 दिन की शुरुआत अगर हम करें तो 1 जनवरी से करेंगे। पूरा साल कब से शुरू होगा हमारा? जनवरी से। तो अब हम देखेंगे कि ये सीज़न कैसे बन रहे हैं। बहुत आसान है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सीजन्स कैसे बनते हैं। तो जब लोग, आप खुद ही सोचिए कि जब जनवरी होती है तो आप याद रखिएगा कि उस वक्त क्या होता है हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, उत्तरी गोलार्ध से के हिसाब से चलेंगे, या फिर हम लोग इंडिया में तो हम अपने देश के हिसाब से चलते हैं कि जब जनवरी का महीना आता है तो हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। आपको भी पता है जनवरी फरवरी में क्या होता है? कड़ाके की ठंड होती है। तो एक हिस्से में मेरे क्या होगा? ठंड, और एक हिस्से में मेरे होगी गर्मी। तो ठंड क्या होती है जनवरी में? बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी क्या होती है? कम होती है। मैं सर्दियों की बात कर रही हूँ और उत्तरी गोलार्ध की बात कर रही हूँ। धीरे धीरे जब 26 जनवरी आती है, धीरे धीरे तो क्या होता है? ठंड थोड़ी कम हो जाती है और गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। ठंड कम हो गई, नीचे जा रही है, और गर्मी ऊपर आ रही है। फरवरी में और ठंड कम हुई और गर्मी ऊपर आई, और मार्च में ठंड और गर्मी दोनों एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बराबर हो जाती है। याद रखिएगा, मार्च में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन पूरे दिन का क्या होता है? 12 घंटे की सुबह और 12 घंटे की शाम बोल सकते हैं हम, बराबर होती है ठंड और गर्मी। और वो दिन होता है हमारा 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डे और नाइट। डे नाइट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 21 मार्च। मैंने आपको बताया था ये थी हमारी सर्दी, ये थी हमारी गर्मी। 21 मार्च को क्या हुआ? दिन क्या हो गए? दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, मार्च के बाद हम आए अप्रैल में, दिन और बड़े, गर्मियाँ और ज़्यादा हो रही हैं, सर्दी कम हो गई है। फिर अप्रैल में दिन गर्मी और बढ़ी, सर्दी और कम। मई और जून में और ज़्यादा और कम। तो जून में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन क्या होता है हमारा? जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, और अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्मी देता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ से बीचों बीच से क्या जारी है? कर्क रेखा। तो जून में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन अति गर्मी होती है, वो होता है हमारा 21
जून। क्या होता है उस दिन? सर्दी क्या हो जाती है? बिल्कुल कम। और गर्मी क्या हो जाती है? अपने चरम सीमा पर होती है गर्मी, बिल्कुल ऊपर होती है गर्मी। और बिल्कुल नीचे क्या होता है हमारा? सर्दी होती है। धीरे धीरे हमने कहा था कि ये क्या थी हमारी गर्मी, जून में गर्मी हो गई, ठीक है। जून के बाद आ गया बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पर, जब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक चीज़ याद रहेगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हमेशा एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में ठंड है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी होगी। और अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दी होगी। तो अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना 21 जून है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा क्या है दिन? 21 जून है। ये याद रखिएगा, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। हमेशा याद रखिए अपने देश के बारे में कि हमारे यहाँ जून में क्या होता है, 21 जून को योगा डे इसीलिए मनाते हैं शायद कि थोड़ा सा अगर हम योगा करें तो हमें गर्मी कम लगेगी। मे बी यही हो सकता है रीज़न, बाकी मैं नहीं जानती इसका क्या कारण है। तो योगा डे कब आता है हमारा? 21 जून को, जिस दिन भीषण गर्मी पड़ती है हमारे भारतवर्ष में। भारतवर्ष में पूरे नॉर्थ जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर गर्मी पड़ती है। क्या रीज़न है? गर्मी ज़्यादा होती है यानी हमारे उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम जून पर थे, जून ये धीरे धीरे जुलाई में फिर से धीरे धीरे नीचे आया, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर में वापस क्या हुआ? सितंबर में ऐसा दिन आता है जब फिर से क्या हो जाते हैं, दिन और रात बराबर हो जाते हैं, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है। और वो होता है हमारा 23 सितंबर। वो कौन सा दिन होता है हमारा? 23 सितंबर। क्या हो जाते हैं? डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, याद रखिएगा। डे और नाइट क्या हो जाते हैं हमारे? इक्वल हो जाते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को मैंने दोनों को बराबर लिख लिया है। डे और नाइट क्या हो गए हमारे? फिर से क्या हो गए? बराबर हो गए। फिर से हम नीचे गए, सितंबर गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। याद रखिएगा इन हमेशा ऊपर और नीचे में कितना फ़र्क रहेगा? 6 महीने का डिफरेंस रहता है। हमारे पास सितंबर में दोनों बराबर आ गए थे, दिन और रात, ठीक है। हमने क्या किया था, 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? इक्वल हो जाता है एकदम। न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है उत्तरी गोलार्ध में भी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है। तो याद रखिएगा। फिर हम सितंबर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्या था मेरा? सर्दी थी। तो दिसंबर में क्या होगा हमारे यहाँ? क्या हो जाती है? ठंड फिर से शुरू हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है ठंड, ज़्यादा ठंड पड़ती है। और यहाँ पर क्या पड़ेगी फिर? सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी ज़्यादा। तो वो दिन होता है हमारा दिसंबर, जिस दिन क्या हो जाता है? दिन और रात क्या हो जाते हैं? फिर से दिन हो जाते हैं छोटे, दिन क्या हो जाएंगे? छोटे, और रात क्या हो जाती हैं? बड़ी। या फिर दिन क्या होते हैं? दिन छोटे होने के कारण गर्मी हो जाती है कम और सर्दी हो जाती है ज़्यादा। समझ गए? ये होता है। तो अगर हम इन्हीं को ही, ये जो मैंने डेट्स बताई हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल क्यों हो जाते हैं दिन और रात? ये सर्दी गर्मी हमें इतनी क्यों नहीं आती है? जब 21 मार्च का महीना होता है हमारे कहाँ होता है? ये हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये हम कर रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की बात, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर में ऐसा क्या होता है कि दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से अब मैंने चार्ट बनाया है। देखिए पृथ्वी क्या कर रही है? ये उसकी कक्षा है, ये क्या है हमारा? सन है, ठीक है। ये हमारा है सन। अब जब सन की रेज सीधी कहाँ पड़ रही है? जब सन की रेज सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, मैंने आपको बताया था कि सन की रेज ऐसी कौन सा एरिया है जहाँ पर सीधी पड़ती है साल भर, तो वह हमारा कर्क से मकर। कर्क क्या होता है? 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा, और मकर होता है 0 डिग्री से सदर्न साउथ वाला हिस्सा।
इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर सूरज की किरणें साल भर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी कर्क पर पड़ती हैं, कर्क यानी जो भारत देश से होकर गुजर रही है, तो उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कर्क वाली, जो जो कर्क के लाइन के आसपास होंगे देश या उस लाइन के अंदर होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और हम लोग कहाँ हैं, यहीं पर ही तो है कर्क में, उत्तरी गोलार्ध और कर्क के ऊपर हमारा देश है। तो वो दिन होता है हमारा 21 जून। सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, या ये वाला हिस्सा है हमारा 21 जून, याद रखिएगा 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्म दिन हमारे यहाँ होता है। ठीक है, जब कर्क पर सारी रेस सूरज की पड़ रही हैं तो नीचे के हिस्से में, नीचे का हिस्सा क्या है, मकर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूरज की किरणें जाती ही नहीं हैं। धीरे धीरे हम आगे गए। अब सूरज की किरणें क्या होती हैं, सीधे क्या पड़ती है, सूरज की किरणें बराबर पड़ती हैं बिल्कुल इक्वेटर पर। ठीक है, सूरज किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं जब इक्वेटर पर। तो याद रखिएगा इक्वेटर पर जब बिल्कुल सीधी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, जब सीधी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो बराबर मात्रा में हीट ऊपर और नीचे जाएगी। तो दिन और रात इसीलिए उस दिन बराबर हो जाते हैं। जब सूरज की किरणें डायरेक्ट विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो विषुवत रेखा से बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्तरी गोलार्ध को भी जाती है और बराबर मात्रा में दक्षिणी गोलार्ध को भी जाती है। तो क्या होता है उस दिन, क्या होता है उस दिन, तो ऊपर और नीचे का तापमान बिल्कुल मध्यम हो जाता है, बराबर हो जाता है। और वो दिन हमारा क्या था, क्या था हमारा वो दिन, वो दिन हमारा था, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं जून के बाद चलती हूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये है हमारा 23 सितंबर। क्या है ये हमारा, मैं ये वाले गोलार्ध से चल रही उत्तरी। जून के बाद क्या आ गए, मैंने कहा था 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर में कौन सा दिन था बराबर वाला, 23 सितंबर, जिस दिन क्या होता है दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं और जो सर्दी और गर्मी का जो अमाउंट होता है वो एकदम मध्यम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर पर। नेक्स्ट आ गए फिर से हम सितंबर के बाद, क्या हुआ, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और फिर आ गए हम दिसंबर। ये जून के बाद क्या था, ये जुलाई और अगस्त, तो ये आया हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद दिसंबर। अब जिस दिन, अब दिसंबर के टाइम पर सूरज की किरणें क्या करती हैं, सीधी कहाँ पड़ती हैं, मकर राशि, मकर रेखा पर। मकर रेखा क्या थी हमारी, साउथ की थी, 23.5 डिग्री। मकर कहाँ पर था हमारा, साउथ वाले पोर्शन में, सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री। सूरज की किरणें जब डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ती हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा दिन क्या होता है, मकर का सबसे बड़ा दिन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर होता है हमारा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा दिन मकर का, 22 दिसंबर मकर पर पड़ती हैं जब डायरेक्ट रेज सन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी होगी उस दिन यहाँ पर। जो साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, दक्षिणी गोलार्ध की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर वाला। और ठीक विपरीत हमारे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें, क्योंकि सूरज की किरणें मकर पर हैं तो कर्क पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अब अगर हम आगे दिसंबर के बाद फिर से जनवरी, फरवरी, और ये हमारा है मार्च, तो मार्च में फिर से विषुवत वृत्त पर फिर से सूरज की किरणें पड़ती हैं, डायरेक्ट 2 बार पड़ती हैं हमारे विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें। एक होता है 21 मार्च, आपने देखा भी है कि अभी अभी ये मौसम गया मार्च का, क्या था, बहुत स्प्रिंग, एकदम चारों तरफ फूल खिलते हैं, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। तो उसका कारण ये है कि सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही थी, विषुवत रेखा पर पड़ रही थी, तो इक्वल अमाउंट पे हीट ऊपर भी जा रही थी और नीचे भी जा रही थी। तो वो टाइम जो सीज़न होता है बहुत ही बढ़िया रहता है, ना ज़्यादा ठंड लगती है हमें ना ज़्यादा गर्मी। ऐसे ही यहाँ पर सितंबर में भी था। तो याद रखिएगा मार्च और सितंबर के बीच का क्या है, 6 महीने का गैप है। ऐसे ही जून और दिसंबर के बीच क्या है, 6 महीने का गैप है। और हमेशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के सीज़न क्या होंगे, एकदम क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो एक चीज़ हमने, ये जून जब होता है, जब उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है उसे बोला जाता है उत्तरी अयनांत। ठीक है,
क्या बोला जाता है उसे? उत्तरी आयनांत। अलग से लिखवा देती हूँ, 21 जून। 21 जून क्या था हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध का क्या था? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। और सबसे बड़ा दिन और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसे क्या बोला जाता है? इस सिचुएशन को बोला जाता है उत्तरी आयनांत। आयनांत का मतलब होता है सन का मैक्सिमम और मिनिमम रेज। तो मैक्सिमम रेज जो सन की पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में, वो किस दिन पड़ती हैं? 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध के कौन से रेखा पर? कर्क रेखा पर। याद रखिएगा, सन की रेस कर्क, विषुवत और मकर, इन्हीं पर ही सीधी पड़ती हैं। सन की रेस कभी भी 66.5 डिग्री वाले पोर्शन पे नहीं जाती। सन की रेस तिरछी पड़ती है। मैंने आपको पीछे बताया था, शीतोष्ण कटिबंध वाला एरिया होता है जो, जहाँ पर क्या होता है, सन की रेस डायरेक्ट नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है। इसीलिए वहाँ पर मौसम कैसा होता है? न ज़्यादा ठंडा होता है, न ज़्यादा गर्म होता है। तो वैसे ही हाल हमारा यहाँ क्या है, जब सन की रेस क्या कहते हैं कर्क पर पड़ रही है तो 21 जून बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। जब सन की रेस मकर पर पड़ रही है तो 22 दिसंबर मकर पे सबसे बड़ा दिन है। जब हमने उत्तरी आयनांत इसे बोला तो दक्षिणी क्या बोला जाएगा इसको? उत्तरी आयनांत का दक्षिणी आयनांत बोला जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर कौन से उसमें? सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या बोला जाएगा? दक्षिणी आयनांत। मतलब सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा गर्म दिन है 22 दिसंबर। कहाँ का? दक्षिणी गोलार्ध का। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन कौन सा है? 21 जून। अब अगर हम यहाँ पर आ जाए, जब विषुवत पर पड़ रही हैं डायरेक्ट रेस, विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं सन की रेस, ठीक है, तो क्या हो रहा है? एकदम बराबर हो जाते हैं सीज़न, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है। तो कौन से? 21 मार्च। 21 मार्च कहाँ है? हमारे यहाँ कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध। 23 सितंबर, 23 सितंबर है ये। तो 23 सितंबर और 21 मार्च क्या हो जाते हैं उस दिन? दिन और रात क्या हो जाती हैं? नाइट बराबर हो जाती हैं उस दिन। कहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं। ना ज़्यादा ठंडा रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है। मौसम बहुत अच्छा हो जाता है उस वक्त। स्प्रिंग का महीना होता है। याद रखिएगा, जब यहाँ जून होता है तो जून में क्या होता है हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में? गर्मियाँ। धीरे धीरे जब विषुवत पर आती है सितंबर में, हमारे यहाँ कौन सा महीना हो जाता है? सितंबर में। धीरे धीरे हमारे यहाँ मानसून चल रहा होता है, जाने वाला, जैसे कहते हैं ना शरद ऋतु, वो होती है। यहाँ पर आते हैं हम तो हमारे यहाँ क्या हो जाती है? सर्दी पड़ती है दिसंबर में। सर्दी के बाद क्या हो जाता है यहाँ पर? हमारा वसंत ऋतु। अगर मैं सिर्फ नॉर्थ की बात करूँ, उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ, तो मैं सीजन्स लिखवा देती हूँ, 1 मिनट। जब 21 जून को कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी चल रही है तो यहाँ पर क्या चलेगी? सर्दी। उल्टा। जब 23 सितंबर को यहाँ पतझड़ होगा तो यहाँ क्या होगा? बसंत का महीना। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? बसंत का महीना। ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को जब मकर पर सीधी रेखा, मकर पर क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं 23.5 डिग्री सीधी किरणें पड़ती हैं, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा गर्म दिन होगा। तो इसे बोला जाता है दक्षिणी आयनांत। तो तब क्या होगा यहाँ पर? वहाँ पर गर्मी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? तब सर्दी हो जाएगी। यहाँ 22 दिसंबर है तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे यहाँ 22 दिसंबर के दिन मकर पर क्या होती है? गर्मी होती है। और हमारे क्या होती है 22 दिसंबर पे? 22 दिसंबर में क्या होती है हमारे यहाँ? सर्दी होती है। याद रखिएगा। ऐसे ही अगर 22 दिसंबर के बाद अगर हम चलें तो यहाँ पर 21 जून, 21 मार्च क्या होगा? यहाँ पे गर्मी है तो क्या आएगा? गर्मी के बाद फिर से क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगी शरद ऋतु। शरद यानी पतझड़। ठीक है, तो हमारे यहाँ 21 मार्च को क्या होता है? हमारे यहाँ चलेगी शरद क्या? बसंत ऋतु। उल्टा चल रहा है। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध यानी हमारे यहाँ, छोटा सा लिख लो भारत, तब याद रहेगा आपको।
भारत में 22 दिसंबर के समय सर्दी चल रही है, तो उसी वक्त 22 दिसंबर में मकर राशि में मकर रेखा में यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, सबसे बड़ा दिन, इसलिए दक्षिणी अयनांत बोला जाता है। ऐसे ही जब हमारे यहाँ 21 मार्च में बसंत ऋतु होती है, तो वहाँ क्या होता है 21 मार्च में शरद ऋतु चलती है। तो ये जो होते हैं हमारे 21 मार्च इज इक्वल टू क्या है हमारा 23 सितंबर। सेम ऐसी महीना उल्टा हो जाएगा, और आगे लिखवा देती हूँ मैं। मार्च के बाद क्या था हमारा दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून। दोबारा से यहाँ पर क्या आएगी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है, उत्तरी अयनांत बोला जाएगा, सबसे बड़ा गर्मी। और वहाँ पर क्या होगा 21 जून सर्दी, क्या होगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी होगी, याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सबसे बड़ा दिन, वहाँ पर सबसे छोटा दिन, क्या लिखेंगे इसको, सबसे छोटा दिन, समझ गए। फिर आ गया हमारा जून के बाद सितंबर, 23 सितंबर, क्या होता है हमारे यहाँ पतझड़, शरद ऋतु। और यहाँ पर 23 सितंबर में क्या आ जाएगा, वसंत ऋतु। देख रहे हैं आप जो सीजन्स हैं कैसे चेंज हो रहे हैं, 6-6 महीने का फ़र्क है। तो ये जब 21 मार्च और 23 सितंबर क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या करती हैं, विषुवत पर 0 डिग्री पर क्या पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो क्या होता है, इसे बोलते हैं विषुव। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह है, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल बीच में पड़ रही हैं तो बराबर मात्रा में हीट जारी है, न ज़्यादा ठंडा और न ज़्यादा गर्म, तो दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं। तो बोल सकते हैं लगभग 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात हो जाती है, बिल्कुल बराबर मात्रा में। और वो कौन से दिन है हमारे, क्वेश्चन भी आता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्यों बराबर रहते हैं। तो उसका रीज़न है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और बराबर मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, कर्क की तरफ और मकर की तरफ बराबर मात्रा में जाती है, इसलिए दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं सीटेट में। एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग हमारे यहाँ क्या कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो सर्दियों में मनाया जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या सीज़न चल रहा होगा उस वक्त। तो याद रखिए दक्षिणी गोलार्ध में हमारे यहाँ तो सर्दियों में क्रिसमस मनाया जाता है, वहाँ पर भयंकर गर्मी होती है। कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कहाँ पड़ते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब हमारे यहाँ क्रिसमस में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अच्छा मौसम होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम लोग अपना 3rd चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ पूरा कर चुके हैं, और अब मैं आपको करवाऊंगी सीटेट में आए हुए प्रश्न, जो उस चैप्टर से सीटेट में अब तक क्वेश्चंस आए हैं वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ हिस्से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो मैंने कहा था कि पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था को अक्ष बोलते हैं, उसी पर ये क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, घूम रही है। और एक स्पिन कब ले रही है, 24 घंटे में। लेकिन वो किस डायरेक्शन में घूमती है, तो सबको पता है किस डायरेक्शन में घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, अपने अक्ष पर वो चक्कर लगा रही है। नेक्स्ट है पृथ्वी को भू-आप में वर्णित क्यों किया गया है। तो मैंने आपको बताया पृथ्वी की जो ट्रू शेप है उसे कहते हैं भू-आप या फिर जियोइड। वो इसलिए है क्योंकि वो ध्रुवों से क्या है, थोड़ी सी चपटी या फिर दबी है। तो लिखेंगे पृथ्वी ध्रुवों से चपटी होने के कारण, इसीलिए उसकी शेप का नाम क्या बोला गया है, भू-आप। और बीच में कारण तथा बीच में उभार होना, ये भी है इसके साथ। पृथ्वी दिन कहलाता है, आपको पता है पृथ्वी दिन क्या कहते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है उसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति भी बोला जाता है, और पृथ्वी का क्या बोला जाता है, पृथ्वी का दिन भी बोला जाता है। तो पृथ्वी
का अपने अक्ष पर घूमना तथा या फिर घूर्णन गति ही क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी दिन हो गया। या पृथ्वी की, कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की दैनिक गतिविधि क्या है, तो पृथ्वी की दैनिक गतिविधि क्या है? हमारी घूर्णन है। और एक पीछे छूट गया था कि वार्षिक, क्वेश्चन आता है कि वार्षिक, पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है? वार्षिक गति किसकी? हमारी अर्थ की। क्या है? तो वो है हमारी रेवोल्यूशन, या फिर जिसे बोला जाता है परिक्रमण। याद रखिएगा, परिक्रमण क्या होते हैं? 365 दिन में पूरा होता है। 365 दिन प्लस 6 घंटे, जो क्या बोला जाता है? एक साल को बोला जाता है। एक साल में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे उसकी वार्षिक गति भी बोला जाता है। ये पॉइंट छूट गया था पिछली क्लास में। और दैनिक गति क्या होता है? घूर्णन गति को, जो पूरा दिन पृथ्वी एक दिन बनाती है, 24 घंटे में क्या होता है? दिन और रात, तो उसकी दैनिक गतिविधि है ये, उसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी दिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विषुव के दिन सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो विषुव मतलब इक्वल अमाउंट में हीट ऊपर और नीचे जाती हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने बताया था, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? इक्वेटर। तो सूर्य की किरणें कहाँ आ रही हैं? सीधी हमारी इक्वेटर पर पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर या वृत्त पर। तो क्या होता है? बराबर मात्रा में हीट जाती है ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाता है? विषुव के दिन सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? विषुव से देखो, विषुवत रेखा या फिर वृत्त भी कई बार आता है, वृत्त पर कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा या फिर वृत्त पर या फिर इक्वेटर पर। जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो उस दिन क्या होता है? विषुव दिन और रात क्या हो जाते हैं? ऊपर नीचे बराबर हो जाते हैं उसमें। ऋतुएं किस कारण होती हैं? तो मैंने बताया था कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उससे क्या होते हैं? घूर्णन प्लस परिक्रमण दोनों के द्वारा क्या बनती है? हमारी ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाना। जब अपने ही अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो मैंने बताया था सूर्य की अलग अलग पोजीशन होती है। अलग अलग पोजीशन में क्या करता है? सूर्य की किरणें कभी विषुवत पे पड़ती हैं, कभी कर्क पे पड़ रही हैं, कभी मकर पे पड़ रही हैं, और उन्हीं के कारण क्या बन रहे हैं? हमारे सीजन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमते घूमते, याद रखिएगा, अपने अक्ष पर घूमते घूमते भी क्या होता है? सीजन्स कैसे बनते हैं? अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हुए ऋतुएं बनती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? विषुव होता है। क्या होता है? सेम यही वाला आंसर आ जाएगा कि विषुवत रेखा पर क्या पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य की किरणें डायरेक्ट विषुवत वृत्त रेखा पर पड़ती हैं। प्रदीप्त वृत्त क्या है? ये मैंने आपको बताया भी था कुछ इस तरह से। ये सूर्य, ये हमारी पृथ्वी है, और अगर हम पृथ्वी को बिल्कुल बराबर ऊपर से नीचे तक एकदम बराबर क्या कर देता है? विषुवत वृत्त। ऐसा वृत्त जो पृथ्वी में क्या कर रहे हैं? ये हमारा क्या है? हमारा सन है। ये सन की रेस पड़ रही हैं, तो यहाँ पड़ती हैं सन की रेस, तो क्या है? ये डे, और ये क्या है? हमारा नाइट, दिन और रात। तो ऐसा वृत्त जो दिन को रात से विभाजित करता है, ऐसा वृत्त जो दिन को रात से विभाजित करता है, क्या कहलाता है? विषुवत वृत्त। प्रदीप्त वृत्त।
दिन है, ये पूरा दिन है और इधर पूरे क्या है, रात। तो पूरा एक वृत्त बन रहा है आगे से पीछे। अगर आप देखेंगे पृथ्वी को पूरा, तो पूरे एक हिस्से में सिर्फ यही नहीं है, पीछे वाले हिस्से में भी पूरे में क्या होगा, दिन होगा। और ये आगे और इसके पीछे वाले हिस्से में क्या होगी, पूरी रात होगी। तो इसीलिए इसे प्रदीप्त वृत्त बोला जाता है, जो दिन और रात को विभाजित कर देता है, अलग अलग कर देता है। वार्षिक गति में आपको बता ही चुकी हूँ क्या है अर्थ की, रेवोल्यूशन है परिक्रमण। वार्षिक मतलब वर्ष में कौन सी गति करती है, तो परिक्रमण काल को वार्षिक गतिविधि बोला जाता है और दैनिक गतिविधि बोला जाता है हमारे घूर्णन काल को। तो और एक जब कर्क पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें, ये यहाँ पर 23.5 डिग्री, ये छूट गया था थोड़ा सा पॉइंट, जब कर्क पर पड़ती हैं तो उत्तरी ध्रुव पूरा क्या होगा, ये वाला हिस्सा आगे और पीछे पूरे 6 महीने तक यहाँ पर क्या रहेगी, रोशनी रहती है, दिन रहता है। और इसके ठीक पीछे विपरीत, ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये और ये वाला पीछे का ये वाला हिस्सा क्या है, सन के बिल्कुल सामने है। ये वाला हिस्सा क्या है, सन के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा दिन रहता है और पीछे 6 महीने क्या रहेगी, रात रहती है। ये दिख रहा है आपको नीचे हिस्सा, ये सन के विपरीत है। ये अगर सन के सामने है ये वाला हिस्सा एक ध्रुव, तो दूसरा ध्रुव क्या है, सन के विपरीत है। तो एक ध्रुव में क्या होगा, उसके पीछे भी क्या होगा, दिन ही होगा और नीचे क्या होगी, रात होगी। याद रखिए 6 महीने दिन और 6 महीने रात का प्रोसीजर चलता है। जब यहाँ पर मकर पर पड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगी, 6 महीने के लिए रात हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हमारा रह गया था। तो चलिए बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और तब तक के लिए नमस्कार।